अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। एक टॉपिक है आइजा 570 गोइंग कंसर्न। सर पहला सवाल एज यूजुअल जो रिलेटेड पार्टी में पढ़ा था, जिस तरह आइजा 550 में पढ़ा था कि भाई ये गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड क्यों आया, मतलब आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आइजा 570 क्यों आया, इस दुनिया में क्यों आया। सर एक काम करते हैं, फॉरन से हम अपने जो ऑडिट के एलिमेंट्स थे, जो 5 एलिमेंट्स थे, उसको आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको IFRS दिख रहा है। एक IFRS है जिसका नाम है IS1, सही। और IS1 डील्स करता है, बहुत सी चीजें डील करता है, लेकिन उसमें से एक चीज है गोइंग कंसर्न, सही है। वो कहता है गोइंग कंसर्न। अच्छा, वो IS1 कहता क्या है? IS1 कहता है कि जी मैनेजमेंट जो है ना, वो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करे एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, सही है। मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करे एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। सर ये गोइंग कंसर्न होता क्या है? व्हाट इज गोइंग कंसर्न? सर एक ऐसी एंटिटी जो कि फोर्सी करे अपने आप को कि यार मैं फोर्सिबल फ्यूचर तक ऑपरेट कर सकती हूँ, सही है। मैं अगले 1-2 साल 3 साल अपनी कंपनी आराम से चला सकती हूँ, चल सकती है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल जिलेट, फॉर एग्जाम्पल PNG, फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर। यह कंपनी जब अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है तो ये कहती है कि जी हम फोर्सेबल फ्यूचर तक चल जाएंगे, सही है, हम चल जाएंगे कंपनी। PIA पाकिस्तान स्टील मिल, नहीं सर एक सेकंड, PIA पाकिस्तान स्टील मिल, प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात करो। जहां मैंने PNG के साथ PIA का नाम लिया और जहां मैंने जिलेट यूनिलीवर के साथ पाकिस्तान स्टील मिल का नाम लिया, फौरन से आपके जहन में कुछ आया कि सर इसमें थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, सही है। इन कंपनीज में थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। सर ये मुझे एक चीज ये बताएं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए सर, ये जो आपको सेकंड एलिमेंट दिख रहा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइए साहब से कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे या ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनेंगे। या तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे कब बनेंगे? जब मैनेजमेंट कह रही है कि मैं फोर्सिबल फ्यूचर तक चलूंगी, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव बेसिस पे कब बनेंगे? जब कंपनी की इंटेंशन हो लिक्विडेट करने की, जब कंपनी बोलेगी जी मैं बंद कर रही हूं, मैं अपनी दुकान बंद कर रही हूं, सही है। जब वो ये कहेगी कि मैं अपनी दुकान बंद कर रही हूं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनते, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनते। सर ये ऑल्टरनेटिव बेसिस होता क्या है, इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि यार मैंने अपनी कंपनी बंद करनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरी बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी आ रहा होगा वो अब नॉन करंट एसेट नहीं रहेगा, वो करंट एसेट हो जाएगा। इसी तरीके से बैंक लोन, जो मैंने 5 साल का लोन लिया और मैं कह रहा हूं 6 महीने बाद बंद हो जाऊंगा, तो बैंक को पैसे दिए बगैर बंद कर सकता हूं मैं, तो वो अब नॉन करंट लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो करंट लायबिलिटी हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन और अकाउंटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, विच इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव बेसिस। ये उसी सूरत में बनेगी जब मैनेजमेंट की ये इंटेंशन है कि मैं अपनी कंपनी को टर्मिनेट करने जा रही हूं, लिक्विडेट करने जा रही हूं बच्चों। अच्छा सर, जब मैंने PIA और स्टील मिल का नाम लिया तो आपने कहा सर गोइंग कंसर्न पे डाउट है, मतलब एक कंपनी या तो गोइंग कंसर्न है या गोइंग कंसर्न नहीं है, या गोइंग कंसर्न पे डाउट है। तो सर इसका मतलब है कुछ इवेंट्स और कंडीशंस ऐसे होंगी जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो जाएगा, या मैं ये कहूं कि कुछ इवेंट्स और कंडीशंस ऐसी होंगी जिसकी वजह से एक मटीरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। किस चीज के ऊपर? गोइंग कंसर्न के ऊपर। मैं अभी आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, इस पूरी चीजों को हमने बहुत डिटेल में आगे जाकर पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि अगर मुश्किलात भी है ना, मुश्किल PIA की बात कर रहा हूं, PIA अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाती है। क्यों बनाती है? इवेंट्स और कंडीशन है, लॉसेस है, करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है करंट एसेट से, सप्लायर को पैसे नहीं देते, बैंकर्स को पैसे नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाती है ऑन द ग्राउंड्स कि जी क्या कहते हैं, मेरी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, मैं फोर्सिबल फ्यूचर तक चल जाऊंगी, पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठी है, मुझे सपोर्ट करेगी। हाँ, ये जो मुश्किलात हैं, ये जो अनसर्टेनिटीज हैं, इसको मैं एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये IS1 की प्यारे बच्चे रिक्वायरमेंट है। हम आइजा 570 आज स्टार्ट नहीं कर रहे, हम IS1 का पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि वो चाह क्या रहा है। वो सिंपल सी आपसे ये बात चाहता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि बैकग्राउंड समझ आ गया 3 पार्टी रिलेशनशिप में, तो इसी 3 पार्टी रिलेशनशिप के डायग्राम को सामने रखें। आइजा 570 आपसे क्या चाहता है? आइजा 570 ऑडिटर, सर्कल करें इसको। ऑडिटर से ये कहता है कि जी आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, सर्कल करें कि क्या मैनेजमेंट की जो ये एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, क्या ये एप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। आपने ये कंक्लूड करना है, सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका, आपने ये कंक्लूड करना है कि क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना भी रहे तो क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। और तीसरी चीज जो आपको आखिरी एलिमेंट दिख रहा है, आपकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस क्या होंगी। 3 चीजों के अराउंड आपका स्टैंडर्ड इवॉल्व कर रहा है। पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने
गोइंग कंसर्न के ऊपर काम करना है कि क्या गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। अगर अप्रोप्रिएट है तो फिर आपका दूसरा काम ये चेक करना है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बिकॉज आईएएस कहता है मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपने जब रिपोर्ट देंगे तो रिपोर्ट में इस गोइंग कंसर्न को कैसे आपने कवर करना है। प्यारे बच्चों, आ जाए अगले पेज पे, एक सादा पेज पे, और मैं आपके सामने कुछ एक अच्छी बातें डिस्कस करने जा रहा हूं। बिल्कुल अटेंटिव आपने मेरे लेक्चर को सुनना है। प्यारे बच्चों, एक शख्स है, कंपनी बनाना चाह रहा है, कंपनी बनाई उसने। कौन सी कंपनी बनाई? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई तो उसने कहा यार मैन्युफैक्चर करना है तो अपने को तो मांगता है प्लांट, है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी। कहाँ से आएगा पैसा? पैसा आएगा शेयर होल्डर से और पैसा आएगा बैंक से। दोनों से पैसा आ गया, उनके पैसों से मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया। अब वो बंदा कहता है अपने को मांगता है एक रॉ मटेरियल, सही है, एक सप्लायर जो कि अपने को रॉ मटेरियल सप्लाई करे। सप्लायर भी आ गया, रॉ मटेरियल भी आ गया, ठीक है। फिर उसने कहा कि जी अपने को चाहिए एक लेबर, सही है, लेबर चाहिए। क्यों? ताकि वो इस रॉ मटेरियल को प्लांट में डालें, प्लांट इसको प्रोसेस करे और फिनिश गुड्स बना के दे। फिनिश गुड्स भी आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। फिर उसने कहा अपने को मांगता है एक कस्टमर, सही, क्यों? ताकि मैं ये चीज़ें उसको बेच सकूं और पैसा कमाऊं, और पैसा कमाऊं तो बैंकर्स को, शेयर होल्डर्स को, सप्लायर को उसके पैसे वापस करो। ये एक बिजनेस मॉडल है। आप अकाउंटेंट है माशाल्लाह, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं प्यारे बच्चों। ये एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये कर रहा है। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने कंपनी का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक बिजनेस मॉडल है। कंपनी इस तरीके से ऑपरेट करती है, और उसने कहा कंपनी चलाने के लिए मुझे की मैनेजमेंट पर्सनल्स वगैरह भी चाहिए होंगे, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और काम, लाइक एक इंस्टीट्यूट है, सीए का इंस्टीट्यूट है, तो उसके की मैनेजमेंट पर्सनल कौन होंगे? और उसके की मैनेजमेंट पर्सनल उसके टीचर्स होंगे, सही है, बिकॉज टीचर्स के बेसिस में हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा होता है। डन हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कस्टमर दिख रहा है आपको? कस्टमर दिख रहा है। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा ये कस्टमर नहीं है, ठीक है, ये कस्टमर नहीं है। ये क्या है? ये इवेंट और कंडीशन है। सुनिएगा मेरी बात को, ये इवेंट और कंडीशन है। क्या मतलब सर इसका? सर किसी भी रीजन की, अगर तो ये कस्टमर एक बड़ा कस्टमर है, एक मेजर कस्टमर है, और किसी भी वजूहात की वजह से अगर ये कस्टमर बैंक करप्ट हो जाए, या ये कस्टमर मर जाए, सही है, या किसी भी रीजन की, या इसका एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाए, मतलब कोई भी रीजन जिसकी वजह से कस्टमर आपसे माल ना खरीदे, अगर ये कस्टमर आपसे माल नहीं खरीदेगा तो आप उसको फिनिश गुड्स नहीं बेच सकोगे। जब आप उसको फिनिश गुड्स नहीं बेच सकोगे तो इसका मतलब ये है कि जी आपके पास पैसे नहीं आएंगे। जब आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आप लेबर को पे नहीं कर पाओगे। ये बैंक आपके पैसों का नहीं है, ये बैंक, ये प्लांट एंड मशीनरी आपके पैसों का नहीं है, बैंकर्स के पैसों का है। आप बैंक को टाइमली बेसिस पे लोन रीपे नहीं कराओगे। प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें आपके सामने पेश की जा रही हैं ये इवेंट्स और कंडीशन है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से ये प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है आपको, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ये इवेंट और कंडीशन है। सर ये कैसे इवेंट और कंडीशन है जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर सकता है? प्यारे बच्चों देखें, अपने आंखों से देखें, प्लांट एंड मशीनरी पे आग लग गई है, सही है, या प्लांट एंड मशीनरी पर जब आग लग जाएगी प्यारे बच्चों तो इसका मतलब है सप्लायर भी मौजूद है, क्रेडिटर भी मौजूद है, कस्टमर भी मौजूद है, रॉ मटेरियल भी है, लेबर भी है, लेकिन प्लांट ही नहीं है जो कि मुझे फिनिश गुड्स बना सके। जब प्लांट ही फिनिश गुड्स नहीं बना सकेगा तो मैं कस्टमर को क्या बेचूंगा? जब कस्टमर को माल नहीं बेचूंगा तो पैसा कैसे आएगा? जब पैसा नहीं आएगा तो बैंकर्स को, सप्लायर को रीपे कैसे करूंगा? सर गोइंग कंसर्न पे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको सप्लायर दिख रहा है, ये सप्लायर नहीं है, ये इवेंट और किसी भी वजूहात की वजह से अगर ये सप्लायर आपको माल सप्लाई ना करे, या तो ये सप्लायर बैंक करप्ट हो जाए, या इसके साथ एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाए, या आपने सप्लायर को डिफॉल्ट कर दिया, तो अगली बार माल थोड़ी देगा आपको। वो तो कहेगा बेटा क्रेडिट, अब टर्म्स चेंज हो गई, फ्रॉम क्रेडिट टू कैश, अब पहले कैश दो उसके बाद आप माल लो, इसके बेसिस पे आपको माल हम नहीं देंगे, सही है। तो ये सप्लायर बड़ा सप्लायर है, वही आपको माल सप्लाई करता था, और वही अगर नहीं रहा या वही आपको माल सप्लाई नहीं कर रहा, गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो जाते हैं। वो चीज जो गोइंग कंसर्न को आके हिट करती है प्यारे बच्चों, वो कहलाते हैं इवेंट्स और कंडीशंस मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसी तरीके से आपको बैंक दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये बैंक नहीं है, ये इवेंट और कंडीशन है। सर बैंक कैसे इवेंट और कंडीशन हो सकता है? सर ये पैसा आपने जो प्लांट एंड मशीन लगाए बैंक के पैसे से लगाया, अगर आपने बैंक को डिफॉल्ट कर दिया प्यारे बच्चों, देखें अपनी आंखों से, ये बैंक आएगी आपके प्लांट एंड मशीनरी को सील करके चली जाएगी, सही है, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी बेच के अपने पैसे ले जाएगी, बिकॉज आपने मॉर्गेज करवाया हुआ था, यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीनरी बेच देगी, या बैंक कोवेनेंट भी रीच हो जाए, आप पैसे टाइमली बेसिस पे दे रहे हो लेकिन कोवेनेंट भी रीच हो जाए। कोवेनेंट का मतलब ये है कि जी जब बैंक आपको लोन देता है तो कुछ कंडीशंस आपके ऊपर इंपोज करता है। क्या कंडीशन इंपोज करता है? देखो
करंट लायबिलिटी करंट एसेट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, सही है। करंट, क्योंकि अगर करंट लायबिलिटी करंट एसेट से एक्सीड कर गई तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास तो अगले साल में पैसे ही इतने नहीं है कि तुम अपनी लायबिलिटी पूरी कर सको, तो मुझे कैसे पे करोगे। तो अगर कंडीशन कॉन्वेंट ब्रीच हो गया, मैं आज तुमसे सारा पैसा लेकर चला जाऊंगा, सही है, एग्रीमेंट खत्म, मैं आज सारा का सारा पैसा इमीडिएटली बेसिस पे तुमसे मांग लूंगा। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है। तो जब भी बैंकर कोई लोन देता है, कोई ना कोई कंडीशन इंपोज करता है। जैसे IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया है, बहुत सी कंडीशन इंपोज करी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम मत करना, गैस की प्राइसेस कम मत करना, ये मत करना, वो मत, अगर ये करा तो मैं सारा का सारा डॉलर तुमसे आज वापस मांगूंगा। प्यारे बच्चों, तो बैंकर्स भी यही करता है। इसी तरीके से आपको बैंक से मजीद पैसे चाहिए, एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए, और बैंक आपको मना कर दे कि नहीं यार मैं आपको मजीद पैसे नहीं दे रही, आपको तो हालात खराब है, सही है। PIA वाले जाके कहें कि जी हमें और पैसे दें, हमें जहाज खरीदना है, वो कह रहा है एग्जिस्टिंग वाले तो उड़ा नहीं सकते, मजीद हम मजीद तुम्हें कोई भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये इवेंट और कंडीशन है। प्यारे बच्चों, रॉ मटेरियल दिख रहा है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये इवेंट और कंडीशन है। ये भी गोइंग कंसर्न पे डाउट कर सकता है। सर कैसे गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो सकता है। सर रॉ मटेरियल पे बैन लग गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, सही है। इसी तरीके से लेबर है, सर ये लेबर नहीं है, ये इवेंट और कंडीशन है। ये इवेंट और कंडीशन कैसे, सर ये जो लेबर है या तो इसकी शॉर्टेज हो गई, या ये स्ट्राइक पे चला गया प्यारे बच्चों, या ये जो फिनिश गुड्स है इसके ऊपर बैन लग गया, या इस फिनिश गुड्स की शॉर्टेज हो गई। ये इवेंट और कंडीशन है जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब हर वो चीज मेरे बच्चों, हर वो चीज या तो जो कंपनी के कैश फ्लोज को हिट करे, या उसके ऑपरेशंस को हिट करे, या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करे, वो इवेंट्स और कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है, बिकॉज ये गोइंग कंसर्न को डाउट क्रिएट करती है, गोइंग कंसर्न को हिट करती है। इसी तरीके से आपको ये की मैनेजमेंट पर्सनल दिख रहा है, अगर ये की मैनेजमेंट पर्सनल ही कंपनी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर ये कंपनी कैसे चलेगी प्यारे बच्चों। ये हमारे पास इवेंट्स और कंडीशन है एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम के साथ। डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जब आएगा तो गोइंग कंसर्न हिलने लग जाएगी, डाउट है डाउट नहीं है, तभी तो आइजा आपसे कहता है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर एक कंपनी में इवेंट्स और कंडीशन है और आइजा आपसे कहता था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है, आ जाए अगली स्लाइड में, नई स्लाइड में। हमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर क्या प्रोसीजर करूं। सर पहला काम याद आ रहा है बैकग्राउंड कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना। तो सर पहला प्रोसीजर, obtain the going concern assessment from the management at least for the period of 12 months। सही है, 12 महीने की आप एटलीस्ट गोइंग कंसर्न असेसमेंट ले लें। सर गोइंग कंसर्न असेसमेंट क्या होती है। सर कैश फ्लोज एंड P&L फोरकास्ट होते हैं, सही है। अगर इवेंट और कंडीशन है ही वो चीज जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या कैश फ्लो को हिट कर रही है, तो आप मैनेजमेंट से कहेंगे ठीक है हालात बुरे हैं, मुझे बताओ तुम ये कह रही हो ना तुम चल जाओगे, कैसे चलोगे मुझे बताओ, मुझे अगले साल के कैश फ्लोज दिखाओ, मुझे अगले साल की P&L दिखाओ, मुझे अगले सालों की बैलेंस शीट दिखाओ, ताकि मैं असेस तो करूं कि तुम्हारे पास प्रॉफिट आएगा भी कि नहीं आएगा, पैसे आएगी। आपने मैनेजमेंट से कैश फ्लोज एंड P&L फोरकास्ट लेना है। वो जो फोरकास्ट बनते हैं वो एक डेटा होता है, उस डेटा को प्रोजेक्ट करते हैं, सही है। मैं आज की सेल्स लेता हूं, मैं कहता हूं अगले साल मेरी सेल्स इतनी हो जाएगी, तो क्या डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है। और जो एजम्पशन है कि अगले साल की सेल्स मेरी 10% से इंक्रीज कर जाएगी, अगले साल की मेरे रेवेन्यू 15% से इंक्रीज कर जाएंगे, कॉस्ट मेरी 5% से कम हो जाएगी, तो ये जो एजम्पशंस हैं क्या ये एजम्पशंस रीजनेबल है भी या नहीं, बिकॉज फ्यूचर की बात चल रही है ना बच्चों। इसी तरीके से मैं एक काम ये करता हूं, मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं 31 दिसंबर का। कंपनी ने मुझे प्रोजेक्शंस बना के दे दी अगले 1 साल की। 3 महीने तो गुजर चुके हैं ना प्यारे बच्चों। जब 3 महीने गुजर चुके हैं तो मैंने फौरन से मैनेजमेंट को कहा कि मुझे सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो। लॉ में याद है क्वार्टरली अकाउंट्स हम ले रहे होते हैं, कंपनी की जिम्मेदारी कि वो क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाती है। तो आपने मैनेजमेंट को कहा मुझे सब्सिक्वेंट दो। तुम ये कह रहे हो कि अगले साल तुम्हारी सेल 100 रुपए की हो जाएगी, अगले 12 महीनों में तुम्हारी सेल 100 रुपए की हो जाएगी। जानी 3 महीने गुजर चुके हैं, मुझे दिखाओ तो कि 25 रुपए की सेल तुमने करी नहीं करी, बिकॉज 3 महीने में 25, अगले 3 महीने में 25, अगले 3 महीने में 25, अगले 3 महीने में 25, तभी तो 100 रुपए बनेंगे। तो मुझे दिखाएं तो सही कि जी क्या आपने अगले 3 महीने में वाकई में 25 रुपए की सेल्स अचीव करी भी है कि नहीं करी। इसी तरीके से बच्चों जब एक कंपनी में गोइंग कंसर्न के मसले होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्कशन होती है, तो मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ दोस्त विद गवर्नेंस। इसी तरीके से गोइंग कंसर्न क्रिएट कैसे हो रहा है, सप्लायर को पैसे नहीं दे रहा, लेबर स्ट्राइक पे है, कस्टमर मर गया, कुछ भी इस तरह की बैंकर्स को पैसे नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कोई लिटिगेशन भी चल सकती है। तो मैं इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी भी कर सकता हूं, और एट द एंड चाहिए तो पैसा ना कंपनी चलाने के लिए, तो मैं लोन बोरोइंग्स वगैरह की जो फैसिलिटीज है उनको चेक कर सकता हूं कि क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। ये वो प्रोसीजर्स हैं जो हमें आइजाज ने बताया है, जो आपकी किताबों में लिखे हुए, ये वो प्रोसीजर्स है। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये आइजा ने आपको बताया है, ये कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है।
एक बार फौरन से इवेंट्स और कंडीशन में आ जाए जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम बनाई थी। देखें इस डायग्राम, प्यारे बच्चों, जो आपका प्रोसीजर आपके इवेंट्स और कंडीशन से अलाइंड होना चाहिए। एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई, प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई, सही है। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट ने इंश्योरेंस करवाई हुई होगी। जब इंश्योरेंस करवाई हुई होगी तो वो इंश्योरेंस से पैसा मांगेगी। प्यारे बच्चों, आप एज एन ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म, जो पढ़ाए हैं, जो अभी बताए हैं, वो तो लाजमी लिखना है, लेकिन एक प्रोसीजर और लिखेंगे जो कि इस इवेंट और कंडीशन को एड्रेस कर रहा है, एंड दैट प्रोसीजर इज कि मैं इंश्योरेंस के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल देख लूंगा। इसी तरीके से अगर आपका लेबर चला गया स्ट्राइक पे, तो लेबर के साथ कोई करस्पॉन्डेंस हो रही होगी, कोई निगोशिएशन हो रही होगी, आप वो ऑब्टेन करेंगे। अगर एक कंपनी का कस्टमर मर गया, एक बड़ा कस्टमर था, मर गया, तो कंपनी कहती है मैं चलाऊंगी, तो कैसे चलाओगी, कोई दूसरा कस्टमर ढूंढोगी ना। तो ऑल्टरनेटिव कस्टमर या न्यू कस्टमर के साथ कोई करस्पॉन्डेंस चल रही होगी प्यारे बच्चों। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रोसीजर आपके इवेंट्स और कंडीशन से अलाइंड होने चाहिए। आइजा ने गाइडेंस दी है, यही भी तभी यहाँ पे मैटर करता है कि जी हमारे पास जो मेरे 14 साल का एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से मैं आपके सामने पेश करूं ताकि आपको स्टैंडर्ड्स की लॉजिक समझ में आ जाए, रादर देन आपकी सोच से 5 प्रोसीजर्स पर जाए। नहीं, आपकी सोच 500 अरब प्रोसीजर्स पर जानी चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ तक बात समझ आती है। तो ये आइजा ने 5-6 प्रोसीजर बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा मजीद हमने प्रोसीजर्स लिखने होंगे जो मेरे जिस वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट है उसके ऊपर तो मैं कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा ना प्यारे बच्चों। ये जजमेंटल है और ये सिनेरियो बेस्ड है। तो ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मैं कहूंगा कि हाँ जी, मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया कि क्या गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। लेकिन बच्चों एक मसला ये सर, आपने जब IS 1 पढ़ा रहे थे थोड़ा बहुत, आपने इवेंट्स और कंडीशन का तस्करा किया था सर, वो बड़ा सेक्सी समझ में आ गया, सही है सर। उसके बाद आपने कहा था कि गोइंग कंसर्न पे डाउट होता है और मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है। सर ये मटेरियल अनसर्टेनिटी समझ में नहीं आई, जानी समझा चुका हूँ, थोड़ा समझेगा। मैंने समझाया कि आपको प्लांट में आग लग गई, मैनेजमेंट कहती है इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अनसर्टेनिटी है प्यारे बच्चों। कंपनी कहती है मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैं कंपनी चला रही हूं, इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस से बनेंगे, लेकिन एक अनसर्टेनिटी के पता नहीं इंश्योरेंस वाले से पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेबर स्ट्राइक पे जा चुकी है आपकी, सही है। मैनेजमेंट कहती है मैं कंपनी अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करूंगी, मैं लेबर को मना लूंगी, सही है, मैं उसको मना लूंगी, मेरी नेगोशिएशन चल रही है, पता नहीं लेबर माने कि नहीं माने प्यारे बच्चों। ये कहलाती है मटेरियल अनसर्टेनिटी। कस्टमर मर गया, कस्टमर मुझसे से माल खरीदने को तैयार नहीं है, कस्टमर से एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, कंपनी कहती है मैं अपने ऑपरेशंस बंद नहीं कर रही, मैं कोई दूसरा कस्टमर ढूंढ लूंगी, मैं नेगोशिएशन में हूं, दूसरा कस्टमर मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं, पाकिस्तान को सामने रख लें, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे या नहीं। इवेंट्स और कंडीशन हिट कर चुके हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, इवेंट्स और कंडीशन हिट कर चुके हैं, हालात सही होंगे कि नहीं होंगे, एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक बात समझ आती है। तो मैंने प्रोसेस परफॉर्म करे और प्रोसेस परफॉर्म करके मैंने देखा कि क्या गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं, और अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, सही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आए, एक सादा पेज पे आए, एक जबरदस्त डायग्राम, एक जबरदस्त फ्लो चार्ट आपके सामने बनाता हूं प्यारे बच्चों, सही है। सबसे पहली चीज, इवेंट्स और कंडीशन। अगर इवेंट्स और कंडीशन ने कंपनी को हिट करा, कंपनी ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है। या तो कंपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी, यस, या कंपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करेगी, नो। अगर कंपनी ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कर ली तो कंपनी एक चीज कंक्लूड करेगी, या तो गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है। अगर तो गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है, यस, तो क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो IS 1 कहता था कि दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। तो क्या मैनेजमेंट ने वो अनसर्टेनिटीज को डिस्क्लोज किया हुआ है? हाँ जी, डिस्क्लोज किया हुआ है। नहीं जी, डिस्क्लोज नहीं किया हुआ।
अगर मैनेजमेंट ने अनसर्टेनिटीज को डिस्क्लोज किया हुआ है, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस से कंप्लाइंट है, मैनेजमेंट ने आईएफआरएस की बात मान ली है, आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, एज एन ऑडिटर आप ओपिनियन देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। In our opinion, these FS are prepared in accordance with IFRS because IFRS खुद कहता है जितनी मुश्किलात हो FS गोइंग कंसर्न बेसिस से बनाओ, उस मुश्किलात को डिस्क्लोज कर दो। इसलिए बिकॉज कंपनी जो है या लोग जो शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, वो अपनी कंपनी को बंद नहीं करना चाहते। जबरदस्त हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा कि यार इस कंपनी में गोइंग कंसर्न के मसले हैं, कभी ना कभी बंद हो सकती है अनसर्टेनिटीज, पता नहीं इंश्योरेंस से पैसा मिले ना मिले। तो आप अपनी रिपोर्ट में एक सेक्शन डालते हो जिसका नाम होता है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। इसमें क्या लिखते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग बाद में आते हैं, लेकिन अगर आप पीआईए की रिपोर्ट देखेंगे तो पीआईए की रिपोर्ट में आपको मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन दिखेगा। अगर आप पीआईए की रिपोर्ट देखेंगे तो बड़ा मटीरियल अनसर्टेन, तो शेयरहोल्डर रिपोर्ट में देखेगा और कहेगा अबे गोइंग कंसर्न से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कंपनी चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो आप एज एन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इतना बड़ा एक हेडिंग डालते हो कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मटीरियल अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन मैनेजमेंट उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं करती, अगर एडिक्वेट, सर ये तो खिलाफ वर्जी हो गई, ये तो IS1 की खिलाफ वर्जी गई। IS1 कहता था दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी डिस्क्लोज्ड, मैनेजमेंट IS1 की बात नहीं बन रही, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने हुए। प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगे? दिस इज कॉल्ड द मिस स्टेटमेंट। अगर इसका इंपैक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड, मटीरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन। तभी मैंने आपसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में पूरी ऑडिट की सैर कराई थी, बिकॉज कोई एक टॉपिक भी हम नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हम ये सारी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को नहीं देख लेंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से बच्चों, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स से इंश्योरेंस से पैसा आ गया, सप्लायर नया आ गया, कस्टमर नया, सर फिर क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूं, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखा हुआ है, इंशाल्लाह उसको आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है, यस वाली सारी कहानी हो गई। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है, इसका मतलब है कि भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, आपने कहा भाई आपकी तो इंटेंशन लिक्विडेट करने की है, आप तो कंपनी बंद करने जा रहे हो, तो एफएस किस बेसिस से बनेंगे प्यारे बच्चों? एफएस, आईएस क्या कहता है? आईएस कहता है एफएस बनेंगे ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सही है? अच्छा, एडिक्वेट डिस्क्लोजर किस चीज का? कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बने, कंपनी 4, 6, 8 महीने बाद बंद होने जा रही है। सही है? ऑल्टरनेटिव बेसिस प्लस एडिक्वेट डिस्क्लोजर। प्यारे बच्चों 2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, मैनेजमेंट क्या हरकतें कर सकती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनाती भी है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी करती है, तो इसका मतलब है IS1 की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही, IS1 से कंप्लाई कर रही है। एज एन ऑडिटर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे, और साथ में एक और चीज भी रखेंगे, बॉक्स बना रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहा हूं, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं आएगा इस बॉक्स में। क्यों? अब तो मैनेजमेंट लिक्विडेट कर रही है, कंपनी बंद कर रही है, एफएस अदर बेसिस पे बना रही, तो ये मटीरियल अनसर्टेनिटी थोड़ी होगी प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट की इंटेंशन है लिक्विडेट करने की, लेकिन एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बना रही है, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे नहीं बना रही, ना ही उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है प्यारे बच्चों। सही है? तो ना ही एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, उस पर भी चाकी मार दे, क्रॉस कर दे, ना ही ऑल्टरनेटिव बेसिस है, उसके ऊपर भी क्रॉस कर दे। अब क्या करूं? सर ये तो आईएस की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आईएस कहता है कि लिक्विडेट करने की इंटेंशन है और गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्टरनेटिव बेसिस से बनेंगे, नहीं बना रही। सर पूरे के पूरे एफएस ही गलत है, मटेरियल नहीं है। मटेरियल तो है ही है, मटेरियल के साथ साथ परवेजिव भी है, एडवर्स ओपिनियन। आप कहोगे दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज पूरे एफएस ही गलत है, ये परवेजिव है, ये मोर परवेजिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है प्यारे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा, तीसरी चीज,
ऑल्टरनेटिव बेसिस पे नहीं बनाती लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे देती है। मतलब एफएस की बेसिस ही गलत है गोइंग कंसर्न पे बनानी नहीं चाहिए, एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रही है और लेट से एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रही है। आयजा कहता है यार वही वाली बात, जब बेसिस ही एफएस की गलत है, पूरे एफएस ही गलत है, एफएस जिस बेसिस पे बनने चाहिए वो बेसिस ही गलत है, तो इसका मतलब है अगेन आप एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। सर एफएस बड़े ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनाए हैं, चौथी पॉसिबिलिटी, लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दे रही, लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दे रही। क्योंकि एफएस की बेसिस सही है, डिस्क्लोजर गलत है, तो आप देख लें डिस्क्लोजर मटेरियल है क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। तो ये वाली साइड भी हमने कवर कर ली प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं मजीद। अगर मैनेजमेंट आपसे कहे कि जी हमने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करी, आप कहोगे यार गोइंग कंसर्न पे डाउट है, आप बताएं ना, आप अपनी असेसमेंट तो बताएं, आपने असेसमेंट करी है। मैनेजमेंट कहती है मैंने अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट, जब मैनेजमेंट ने ही गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करी तो वो ऑडिट प्रोसीजर याद आ रहा है, मैं मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लेता था, कैश फ्लोज एंड पेनल फॉर, मैं ये प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जब मैं प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो इसका मतलब है मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा। जब मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर प्यारे बच्चों। तो अगर आप गोइंग कंसर्न के स्टैंडर्ड को गौर से देखें, इसके अंदर आपको प्लानिंग भी दिखेगी, इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी दिखेगा, इसके अंदर आपको रिपोर्टिंग भी दिखेगी प्यारे बच्चों। यही वो रीज़न थी कि हमने ऑडिट की पूरी सैर की थी। नेक्स्ट क्लास में कुछ मजीद अच्छी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और मजीद डिस्कशन के साथ और ड्राफ्टिंग के साथ अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।